फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा अजमेर के चौहानों के जो संस्थापक थे उसके बारे में, अजराज चौहान के बारे में, अर्णोराज आनाजी के बारे में पढ़ा, विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने कल पढ़ा। और आज हम चौहानों का जो अजमेर के चौहान हैं उनमें सबसे जो प्रतापी शासक हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में आज हम पढ़ेंगे और हम शुरू करते हैं इसी के साथ। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड है, इसका शासनकाल की बात करें तो 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान के पिता की अगर हम बात करें तो इसके पिता है सोमेश्वर चौहान, है ना। और माता की अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान की तो इसकी माता है कर्पूरी देवी, जो इनकी संरक्षिका माँ भी कहा जाता है। ठीक है। अगर इनके बचपन का नाम कहें या इनको किस नाम से पुकारा जाता था तो वो है राय पिथोरा के नाम से इनको बचपन में वो पुकारा जाता था। और इन पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था वो 1166 ईस्वी में हुआ था। संवत था 1223 ईस्वी संवत था। जन्म 1166 ईस्वी संवत 1223 था। और जो पृथ्वीराज चौहान है ना, वो 11 वर्ष की अल्पायु में क्या बैठा? गद्दी पर बैठा था। 11 वर्ष की अल्पायु में कहाँ पर बैठा था? गद्दी पर बैठा था। अगर आपसे पृथ्वीराज चौहान की नीति के बारे में पूछे कौन सी नीति थी तो इनकी नीति थी दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति का अर्थ है अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को हराना व अपना अधिकार जमाना। क्या होता है? अड़ोसी पड़ोसी राज्यों को हराना व अपना अधिकार जमाना। ठीक है। अगर पृथ्वीराज चौहान की आपसे उपाधि पूछें तो उपाधि है इसकी दलपुंगु की उपाधि है। दलपुंगु का अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है। इसके अगर सेनापति की बात पूछें कि जब ये 11 वर्ष के थे जब ये राजा बने थे उस समय इनका शासन किसने संभाला था? वो बाज सिंह ने संभाला था। पृथ्वीराज के शासन का संचालन किया था इन्हीं के द्वारा। ये बाज सिंह है जो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान क्या करता है कि भंडार सबसे पहले क्या था 1182 ईस्वी में क्या करता है, सतलज प्रदेश से जो आती है ना वो भंडारक जाति, उसको क्या कर देता है? दमन कर देता है। सतलज प्रदेश से आने वाली भंडारक जाति का क्या करता है? दमन करता है पहले। ठीक है। फिर क्या करता है 1182 ईस्वी में महुआ का युद्ध होता है। पृथ्वीराज चौहान और जो चंदेल शासक है कौन परमादित्य देव के बीच कौन कौन सा युद्ध होता है? महुआ यूपी का युद्ध उत्तर प्रदेश में होता है। महुआ का युद्ध चंदेल शासक परमादित्य देव और किसके बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि परमादित्य देव के दो सेनापति होते हैं, आला और उदल, इसके सेनापति होते हैं, इस युद्ध में लड़ते हुए मारे जाते हैं। ठीक है। और अब हम बात करते हैं, इसने दुश्मनी कर ली भंडारक जातियों से भी दुश्मनी थी इसकी, और चंदेल शासक परमादित्य देव से भी दुश्मनी कर ली उत्तर प्रदेश में। और फिर क्या किया ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड कन्नौज का शासक ने क्या किया? कन्नौज का शासक जयचंद था। जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी। ये संयोगिता गई हुई थी दिल्ली। दिल्ली में संयोगिता क्या थे? ननिहाल थे, नाना थे। और पृथ्वीराज चौहान भी कहाँ था? दिल्ली। दिल्ली में इसके भी क्या थे? नाना थे। तो वहीं पर क्या होता है कि ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, वहीं पर एक दूसरे को देखते हैं और वहीं पर क्या करते हैं, एक दूसरे का प्रेम हो जाता है और क्या करते हैं, पर्ची का आदान प्रदान कर देते हैं और फिर फ़ोन फान से बात होना इनकी शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब इस बात का जयचंद को पता लगता है तो जयचंद क्या करता है कि दिल्ली जाता है और संयोगिता को दिल्ली से लेकर आ जाता है। दिल्ली से संयोगिता को ले आता है और फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान भी दिल्ली से आ जाता है। फिर क्या होता है कि जयचंद क्या करता है कि संयोगिता रख देता है, संयोगिता का स्वयंवर रख देता है। संयोगिता का स्वयंवर रख दिया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करता है कि उसमें सभी राजाओं को बुलाता है लेकिन पृथ्वीराज चौहान को उसमें नहीं बुलाता है। फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति बनवाता है और उन्हें वहाँ पर खड़ा कर देता है जहाँ पर लोग चप्पल खोलते हैं। वहाँ पर क्या कर देता है, पृथ्वीराज चौहान की क्या कर देता है, मूर्ति को खड़ा कर देता है। और फिर संयोगिता आती है स्वयंवर में वर चुनने के लिए, तो आती है वो सभी राजाओं को छोड़कर उस मूर्ति को क्या पहरा देती है, माला पहरा देती है ना, माला पहरा देती है। सभी राजा इससे अपमानित हो जाते हैं और अपमानित होने के कारण वो कहते हैं कि जब तुम्हारी लड़की पहले से उससे प्रेम करती तो हमें यहाँ क्या अपमानित करने के लिए बुलाया गया है क्या। तो ये सकर चले जाते हैं सभी राजा और जयचंद क्रोध में आ जाता है और संयोगिता को कमरे में बंद कर देता है। और जब इस बात की खबर पृथ्वीराज चौहान को लगती है तो पृथ्वीराज चौहान आता है युद्ध करने के लिए, संयोगिता को उठाता है और उसके साथ गंधर्व विवाह कर लेता है। इसी के साथ कन्नौज शासक जयचंद से भी इसकी दुश्मनी हो जाती है। फिर क्या करता है कि ये गुजरात रह गया इधर, है ना, तो गुजरात का है भीमदेव
गुजरात का कौन है? भीमदेव। भीमदेव से इसका विवाद है। ये पहले तो ये था कि इसके जो पिता थे पृथ्वीराज चौहान के, सोमेश्वर है ना, उसकी हत्या की थी इस भीमदेव ने। और एक विवाद और था कि जो आबू की जो राजकुमारी थी इंचनी, वो विवाह करना चाहती पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन जो भीमदेव है वो विवाह इंचनी से करना चाहता था। इस बात में भी दोनों में मतभेद मिलता है, तो है ना। तो अच्छा शासक था पृथ्वीराज चौहान, लेकिन क्या किया इसने, अपने चारों मीर को दुश्मन पैदा कर लिए है, इसलिए इतना सफल नहीं हो पाया, है ना। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की, है ना। मोहम्मद गोरी है ये, इसका नाम तो मोहम्मद गोरी है, लेकिन इसको गोरी कहने में आनंद आता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी क्या करता है कि 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। कौन सा? तराई फर्स्ट का युद्ध। कहाँ होता है? करनाल हरियाणा में होता है। तराई फर्स्ट का युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, मोहम्मद गोरी की हार होती है। और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है ना, उसका भाग, उसमें दिल्ली का सामंत होता है। कौन? गोविंदराज। क्या करता है इसमें, पृथ्वीराज का कर देता है, साथ देता है। तो पृथ्वीराज का साथ देता है और गोविंदराज और मोहम्मद गोरी में युद्ध होता है। तो क्या करता है, मोहम्मद गोरी भाले से गोविंदराज पर वार करता है, तो इसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं। किसके? गोविंदराज के, ठीक है। इसके आगे के 2 दांत टूट जाते हैं, तो इसको गुस्सा आ जाता है और ये इतनी वीरता के साथ युद्ध रखता है कि मोहम्मद गोरी को घायल कर देता है और मोहम्मद गोरी युद्ध में हार जाता है। मोहम्मद गोरी युद्ध में हार जाता है और ये चला जाता है वापस। और गजनी है ना, गजनी वहाँ पर फिर ये दोबारा तैयारी करता है अपनी, है ना। तो इसी बीच ये अपनी तैयारी में लग जाता है। और एक क्वेश्चन आता है इसमें कि मोहम्मद गोरी की सेना के साथ कौन आया था, है तो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती का आगमन हुआ था मोहम्मद गोरी की सेना के साथ। ये पूछा जा चुका है IPS की परीक्षा में, एक बार पूछा चुका है इसमें, है ना। अजमेर को इसने क्या बनाया, अपनी कार्यस्थली बनाया। अपने क्वेश्चन कैसे पूछा गया था ये आपको बता दूं। क्वेश्चन पूछा गया था, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में भारत आया था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में भारत आया था। आपसे सीधा नहीं पूछा जाएगा कि मोहम्मद गोरी की सेना के साथ कौन आया, है ना, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे घुमा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आया था। तो आप बता सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती भारत आया था, ठीक है। अब ये मोहम्मद गोरी चला जाता है और युद्ध में व्यस्त हो जाता है, ठीक है। ये युद्ध की तैयारियों में व्यस्त हो जाता है और ये जो पृथ्वीराज चौहान है ये अपने भोगविलास में व्यस्त हो जाता है, क्योंकि अभी सहयोगिता से ये संघर्ष उठा कर लाया था, तो है ना। तो अब क्या होता है कि बाद में दोबारा से 1192 ईस्वी में क्या करता है ये मोहम्मद गोरी, फिर सेना को लेकर आ जाता है। लेकिन इस बार क्या करता है, ये नीति का उपयोग करता है और क्या करता है कि ये पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, से मित्रता करने की बात कहता है ना, मित्रता करने की बात कहता है। तो क्या होता है कि ये पृथ्वीराज चौहान है जो इससे युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि ये मित्रता की कह देता है ना, तो इसलिए ये तैयार नहीं होता है। तो ये अपनी सेना के लिए, जब पृथ्वीराज प्रातःकालीन क्या करता है, ये युद्ध के लिए तैयार नहीं होता है और मोहम्मद गोरी क्या कर देता है, प्रातःकालीन इस पर आक्रमण कर देता है। जब इसकी सेना प्रातःकालीन जो काम होते हैं उनमें करने में व्यस्त होती है, तो ये मोहम्मद गोरी इस पर आक्रमण कर देता है और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो अस्त व्यस्त होती है। इस कारण अस्त व्यस्त सेना पर हमला करने के कारण ये क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान क्या होता है, पराजित हो जाता है और मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को है ना मोहम्मद गोरी गजनी यानी कि अफ़गानिस्तान ले जाता है। वहाँ पर क्या करता है कि मोहम्मद गोरी कहता है कि सामने ये अपनी आंखों को नीचे नहीं करता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखों को नीचे नहीं करता है। तो क्या करता है कि गोरी कहता है कि तुम अपनी आंखों को नीचे कर लो, लेकिन ये नहीं करता क्योंकि राजपूत कभी अपनी आंखों को नीचे नहीं करता, ये ऐसी बात कहता है कुछ, है ना। तो क्या करता है मोहम्मद गोरी इसको आँख को फुड़वा देता है और उसको क्या कर देता है, अंधा कर देता है। पृथ्वीराज चौहान का मित्र होता है कौन? चंद्रवरदाई, और ये इसका दरबारी लेखक भी होता है। कौन? चंद्रवरदाई। क्या होता है कि पृथ्वीराज चौहान को जब गजनी ले जाता है गौरी, तो क्या करता है, चंद्रवरदाई इसके पीछे पीछे चला जाता है और कहता है गजनी में जाकर मोहम्मद गोरी से कि हमारा जो राजा हैं वो आपने इसकी आंखें फोड़ दी हैं, लेकिन अब भी ये निशाना लगा सकता है और तीर बिल्कुल सही चला सकता है, ऐसा कहता है। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि मैं भी देखना चाहूँगा कैसे चलाता है ये तीर। तो चंद्रवरदाई कहता है ये आपके कहने पर नहीं चलाएंगे, मैं कहूँगा तो ही ये चलाएंगे। तो मोहम्मद गोरी कहता है कहो। तो क्या कहता है, पृथ्वीराज आशोक ग्रंथ के अनुसार चंद्रवरदाई कहता है कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अपड़ प्रमाण ता ऊपर है सुल्तान मति चूके रे चौहान, यानी कि 4 बाँस और 24 गज की दूरी पर कौन है, मोहम्मद गोरी बैठा है ऊपर, है ना।
तो इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और तुम बिल्कुल बिना चूक किए उस पर निशाना साध दो। ऐसा करने पर क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान है जो निशाना साध देता है और मोहम्मद गोरी की सीने में तीर लगता है और वो मर जाता है। और बाद में इन पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय को भी वहाँ पर मार दिया जाता है ना। अब ये हो गई इन दोनों की कहानी खत्म, चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज रासो की। अब क्या होता है कि हम इसके दरबारी कवियों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। दरबारी कवि किसके? पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानते हैं। तो इसके दरबारी कवि हैं वो हैं चंद्रप्रदाय। चंद्रप्रदाय की रचना तो आप जानते ही होंगे, पृथ्वीराज रासो है। जैनक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय लिखा है और इसके दो दरबारी और थे, जनार्दन और बागेश्वर थे, है ना। अब क्या होता है, ये पृथ्वीराज चौहान है कुछ निर्माण भी करवाता है। जो निर्माण है वो है कि ये क्या करवाता है, अजमेर में क्या बनाता है, कालाशाही बाग का निर्माण करवाता है। और ये कालाशाही बाग का जो अध्यक्ष बनाता है वो बना देता है किसको? पद्मनाथ को क्या बना देता है, कालाशाही बाग का अध्यक्ष बना देता है। ठीक है। अब पृथ्वीराज इस युद्ध में होता है ना, इसका एक घोड़ा भी होता है, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान का घोड़े का नाम होता है नाट्यरंभा। क्या होता है? नाट्यरंभा इसके घोड़े का नाम होता है। अब ये पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु तो 1192 ईस्वी में हो जाती है, लेकिन जो गौरी होना होता है ना, फिर 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को यानी कि गोविंदराज चौहान को क्या बना देता है, शासक बना देता है 1194 ईस्वी तक। कहाँ का? अजमेर का शासक बना देता है। 1194 ईस्वी के बाद जो अजमेर का शासक होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बना देता है। कौन? मोहम्मद गोरी। और ये गोविंदराज चौहान क्या करता है, 1194 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से क्या करता है कि वहाँ रणथंभौर में है ना चौहान वंश की स्थापना कर लेता है कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। कौन? गोविंदराज चौहान। अब एक स्मरणीय बात आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि हमने तराई का प्रथम युद्ध पढ़ लिया 1191 ईस्वी में, तराई का द्वितीय युद्ध पढ़ लिया हमने 1192 ईस्वी में। अब आपको आपसे पूछे तो तराई का तृतीय युद्ध कब हुआ था, वो भी आप जान सकते हैं कि तराई का जो तृतीय युद्ध हुआ था वो 1215-16 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश और गजनी का शासक था यल्दौज के मध्य हुआ था। कौन सा? तराई का तृतीय युद्ध 1215-16 ईस्वी में इल्तुतमिश और यल्दौज के मध्य हुआ था। ठीक है। और इसी के साथ आपका पृथ्वीराज चौहान कंप्लीट होता है और हम अगली क्लास में रणथंभौर के चौहानों को पढ़ेंगे। ठीक है। ओके।